नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आता हुआ, जिसमें हैदराबाद के बंजारा हिल्स से कनेक्शंस ब्लास्ट के जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने कपड़ों की ये थैली बनाई थी, उसमें कपड़ों को खरीदा गया बंजारा हिल्स से, जहां पर बंजारा हिल्स के सैफ कलेक्शन से कपड़े खरीदे गए। जो केमिकल की शीशी बरामद की गई है, उससे बम बनाने की योजना थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई और ड्राई रन की आशंका जाहिर की जा रही है। सफल होने पर बड़ी खेप भेजी जा सकती थी और इस मद्देनजर अब ये जांच का दायरा जो है वो बढ़ता हुआ। एटीएस की टीम जांच में जुटी हुई है और बंजारा हिल्स के सैफ कलेक्शन से कपड़े की खरीदारी की गई है और केमिकल से बम बनाने की योजना की बात सामने आती हुई। तो 18 जून 2021 ये वो तारीख थी जिस दिन ये ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि छोटी सी सीसी में विस्फोटक थे, जिसे ड्राई रन के तौर पर भेजा जा रहा था कि ये सफल अगर हुआ तो इसके बाद बड़ी खेप भेजी जाएगी। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और आप देखिए कि ये पार्सल जो विभाग है रेलवे का, वो पार्सल विभाग है और यहीं पे जो है वो रेडीमेड का कपड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो दरभंगा आती है उससे भेजा गया था। और भेजने के बाद वो सामने जब आप देख रहे हैं कि वहीं पे जो है उसको रखा गया था, जिसके बाद कुली ने जैसे ही उसको रखा ब्लास्ट हो गया। उसके बाद तमाम जो है जाँच अधिकारी यहाँ पर आए, रेल एसपी आए, डीएसपी आए, यहाँ तक कि कल मिथिला परिषद के आईजी भी आए। उन्होंने भी इस जांच को जो है देखा और अब एटीएस की टीम जो है देर रात यहाँ पहुँची थी, तो सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और ये सामने आ रहा है कि हैदराबाद के जो है जो बंजारा वहाँ पे जो जगह है, वहाँ से कपड़ा सेफ कलेक्शन के नाम से दुकान है, वहीं पर जो है उस कपड़े की खरीदारी हुई थी और उसको यहाँ लाया गया था। लेकिन जो सुफियान नाम का जो व्यक्ति था वो कौन था, इसकी तलाश में एटीएस लगी हुई है। और जो दरभंगा मॉड्यूल है उसको लेके एक बार जो है देख चुके हैं कि यहाँ किस तरह जो है एक मॉड्यूल खड़ा किया गया था यासीन भटकल की तरह, जो यहाँ पे मॉड्यूल खड़ा किया था। उसके बाद से ही यहाँ आतंकियों का गढ़ माना जाने लगा था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर से ये अब एटीएस मान के चलिए कि क्या ये ट्रायल रन है, तो ये ट्रायल रन तो नहीं है, कहीं वो छोटा सीसी भेज के ट्रायल तो नहीं कर रहे हैं आतंकी कोई बड़ी घटना फिर आगे अंजाम देने के लिए। तो सारी बिंदुओं पर जांच अब शुरू हो गई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है विभिन्न एजेंसियां पहुँच रही हैं और जांच कर रही हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस की टीम विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन मीडिया से दूरी बना के रखी हुई है। तो देखना है कि इस प्रकरण में आगे क्या निकल के आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और ऐसे में कई सवाल जो हैं इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि क्या दरभंगा मॉड्यूल बनाने की तैयारी में ये लोग जुटे हुए थे। ये सवाल इसलिए कि दरभंगा ब्लास्ट पर कई सवाल अब जो सामने हैं, जिनमें आशंका ये जाहिर की जा रही कि क्या दरभंगा मॉड्यूल को यहां तैयार करने की कोशिश हो रही है। अगर ब्लास्ट न होता तो ये राज नहीं खुलता, अगर ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो इसके पीछे के राज और उसके कनेक्शंस जो हैं वो सामने नहीं होते। दरभंगा मॉड्यूल को खड़ा करने की ये पूरी कोशिश नजर आ रही है क्या। सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, चूंकि अब इसमें कई परतें एक साथ खुलनी शुरू हुई हैं, एटीएस की जांच भी हो रही है, दूसरी तरफ जो है जीआरपी वो पहुंची हुई है सिकंदराबाद, वहां पर भी जांच गहनता से होती हुई और बंजारा हिल्स से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। ये तमाम चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? जी, चूंकि जब ये सूचना जो सूत्र के माध्यम से हम तक पहुंची कि बंजारा हिल्स में जो सैफ कलेक्शन नाम के जो दुकान है, वहां से उस रेडीमेड कपड़े का जो थोक में खरीदा गया था उसको यहाँ भेजा गया। तो उसके बाद से जो है वहाँ चूंकि अभी जीआरपी के जो पुलिस पदाधिकारी है वहाँ पहुंचने वाले होंगे, तो वहां से बात निकल के आएगा कि आखिर वो सीसीटीवी में कौन वो शख्स था जो वहां पर था। और सबसे बड़ी बात है कि उस पार्सल के साथ उस ट्रेन से वो व्यक्ति दरभंगा आ रहा था कि नहीं, ये भी जांच जो है एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो केमिकल था उसको साथ न लाके वो गठरी में रखे हुआ था, वो
रेडीमेड कपड़े में था। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है मोहम्मद सुफियान को लेकर उठ रहे हैं। विपिन, लेकिन सवाल तब भी उठेंगे कि अगर इसे ड्राई रन के तौर पर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि जिन कपड़ों के गट्ठल से अभी जांच पड़ताल शुरू की गई है, सेल्फ कलेक्शंस की बात आ रही है, ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं आई वॉश करने की तो कोशिश नहीं है? क्या इस पते पर भी जांच होगी कि क्या सचमुच कोई ऐसा सेल्फ कलेक्शंस बंजारा हिल्स में है या नहीं है, यहां से ही इन कपड़ों को खरीदा गया या नहीं गया? जी, ये सारे जांच के दायरे में आ चुके हैं। चूंकि जब ये बात निकल के आया है कि वहां से खरीदारी हुआ था, तो ये एक तरह से ट्रायल रन इसलिए माना जा रहा है कि ये बहुत छोटा सा जो लाया गया और उसको यहाँ तक लाया गया और ये सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुंच भी गया था। ये यदि कुली के द्वारा या जोर से उसको नहीं छोड़ा जाता या पटका जाता तो ये धमाका भी नहीं होता और बड़े आराम से ये जो जहां तक मुहिम थी वो पहुंच जाती। लेकिन धमाका होने के बाद ही सारे मामले सामने उजागर हो गए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रायल रन ही मान रही है जांच एजेंसी और इसको लेके ही इतनी बड़ी जो एजेंसी सारे एजेंसी लगी हुई है कि आखिर क्या था जो उसको यहाँ तक लाया जा रहा था और क्या था उसकी आगे की मंशा। इसी की जांच जो है यहाँ एजेंसियां कर रही हैं और जिसको लेके लोकल स्तर पर भी ये पता लगाया जा रहा है कि जो दरभंगा मॉड्यूल काम किया था पिछले जो वर्षों पहले, वो मॉड्यूल क्या फिर से एक्टिव है। उन जगहों को फोकस रखा जा रहा है। यहाँ के स्थानीय पुलिसों या जांच एजेंसियों के दायरे में वो जगह अब आ चुके हैं जहां से पिछला मॉड्यूल निकल के सामने आया था। तो सारी जांच एजेंसी जो है काम करना शुरू कर दिया है। एटीएस चूंकि मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनके पदाधिकारी कुछ खुल के कह नहीं रहे हैं और यहाँ जीआरपी के जो प्रभारी हैं वो भी सिकंदराबाद में है, तो कुछ आधिकारिक रूप से नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना की मेयर सीता साहू पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप यह लगाया गया है कि सीता साहू ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और सरकार से जांच की मांग की है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर ने 4 साल पूरे होने पर निजी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए की राशि को खर्च किया है। पटना की मेयर सीता साहू पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका क्या कहना है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपत्ति है पटना की मेयर को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर? देखिए, पटना नगर निगम का विज्ञापन छपा है पटना के सभी प्रमुख अखबारों में, फुल पेज का विज्ञापन, जो लगभग 50 लाख से ऊपर एक अखबार का प्राय रेट है। विभिन्न अखबारों में आपने विज्ञापन दिया है, तो विज्ञापन किया तो 4 साल पूरे होने पर मेयर की, तो आप 4 साल में पटना को नर्क से तो ठीक किए नहीं। कहीं कोई योजना का उद्घाटन का फोटो देते, कुछ आप कार्यक्रम चला रहे हैं, जल निकासी का कोई करते, नाला उराही का काम करते, तो वो फोटो कहीं नहीं है। फोटो क्या है, पोता पोती के साथ पूजा कर रहे हैं, बेटा के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, तो अपने परिवार की महिलाओं के साथ होली खेल रहे हैं। व्यक्तिगत पर्सनल उनका ये एडवर्टीजमेंट है और इसको जारी किया है पटना नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति ने। यह सरकारी पैसे की लूट है, यह नगर निगम का काम इसमें एक भी नहीं है। अगर आप अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की फोटो छपाना चाहते हैं सरकारी पैसे से, तो यह अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है, धन का अपव्यय है। तो नगर विकास मंत्री जो राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनका ध्यान तुरंत इस पर आकर्षित करता हूं। इस पैसे में, इस विज्ञापन में जो पैसे खर्च हुए हैं, जनता के पैसा है वो, उसका तुरंत वसूली इनसे किया जाए और इनके निजी फंड से इसका भुगतान कराया जाए। जो सरकारी पैसे से भुगतान हुआ है उसको वापस कराया जाए। यह अपने आप में लूट, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है और यही एक वजह है पटना में थोड़ी भी बारिश होती है तो पटना नर्क बन जाता है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। 4 साल से मेयर हैं कि अपने परिवार के बच्चों को, बहू बेटों के साथ फोटो खिंचाने के लिए। बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने। उनका कहना है कि साफ तौर पर ये पैसे का दुरुपयोग है और डिप्टी सीएम जिनके पास नगर विकास विभाग है वो इस पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच करवाएं और जो पैसे नगर निगम की तरफ से दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये मिसयूज है जनता के पैसे का, जनता के टैक्स के रूप में दिए गए पैसे का। और देखना होगा कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस सवाल पर अब सरकार का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बांका के सबसे बड़े व्यापार मंडल में
जिसमें राइस मिल भी शामिल है, उस राइस मिल में एक बड़ी गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। जी हां, यहां पर 2013-2014 के आवंटन को लेकर जिसमें कि व्यापार में गड़बड़ी की बात सामने आई और उसके बाद इस व्यापार मंडल को, इस गोदाम को सील कर दिया जाता है। लेकिन आगे से ताला लटका रहा, लेकिन पीछे से अनाज की चोरी या यूं कहें कि उसका डाका बदस्तूर चलता रहा। आपके सामने ये तस्वीर उसी व्यापार अमरपुर व्यापार मंडल राइस मिल की है। 50 लाख का धान अंदर रखा जाता है, उसकी देखरेख कैसे हो रही है ये देखने वाला कोई नहीं, क्या उसकी चोरी हो रही है, सुरक्षा कैसे की जाएगी इसे सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है। और देखिए पीछे से दीवार को तोड़ा जाता है, काटा जाता है और धान की चोरी यहां से बदस्तूर होती रही। इसके बाद कई बार इस गोदाम में आग भी लगी और अब यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है सुभाष कुमार कड़ूनिया की तरफ से कि साजिश के तहत आग लगाया गया, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है और प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। अभी हम अमरपुर स्थित व्यापार मंडल के राइस मिल में हैं, जो कि पिछले 6 साल से काफ़ी चर्चित रहा है। इस महीने में चर्चित रहा कि इस मिल में करोड़ों रुपए के धान के घोटाला होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा इस मिल को सील कर दिया गया और तत्कालीन व्यापार मंडल के अध्यक्ष निरंजन गाई पे गबन के लेकर मामला दर्ज किया गया। और फिलहाल मेरे साथ वर्तमान व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि हकीकत इसकी क्या है। हमको तो यही बोला गया कि व्यापार मंडल में सील है, जब तक केस फाइनल नहीं होता है जब तक इसका कुछ भी नहीं होगा। तो हमने कटाक्ष भी किया कि आप लोगों को चुनाव ही नहीं कराना था। अच्छा, ये दीवार वगैरह टूटा है, क्या धान की चोरी वगैरह भी होती है? हाँ, धान की चोरी भी होती है, एक आध बार प्रशासन भी पकड़े है। अच्छा, हाँ, 1 बोरा 2 बोरा 1 बोरा 2 बोरा करके। अभी आपके हिसाब से यहाँ पे कितने का धान पड़ा होगा? हमको लगता है 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए। अच्छा, और 25 लाख से ऊपर का चोरी हो गया होगा। इसकी कोई निगाहबानी? कोई निगाहबान नहीं, आज तक नहीं है निगाहबान। कि प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और इसके पीछे जो भी गलत मानसिकता के लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और अब बात करते हैं औरंगाबाद के साइकिलिस्ट राकेश कुमार पवन की, जो रोज नया नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। दरअसल इस बार औरंगाबाद के ये साइकिलिस्ट 400 दिनों में 56,025 किलोमीटर की साइकिल यात्रा तय कर एक मिसाल बना चुके हैं। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, वो लगातार साइकिल चला रहे हैं। 400 दिनों में 56,025 किलोमीटर की दूरी तय कर जब वो वापस औरंगाबाद पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पवन ने 13 मई 2020 को अपनी यात्रा शुरू की थी, 16 जून 2021 को समाप्त की और इस दौरान उन्होंने पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की यात्रा की। पल्स पोलियो यानी और इसके साथ ही पानी बचाओ जैसे अभियान के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया है। राइड में चलाना होता है 100 किलोमीटर डेली, उसमें एक दिन भी मिस नहीं है, कोई गैप नहीं है और नियर अबाउट 56,000 किलोमीटर में चला लिया हूँ 400 दिन। ये तो एक रिकॉर्ड होगा। हाँ, इट में भी की रिकॉर्ड होगा। और अब बात कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैदियों को दी गई एक बड़ी राहत की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पटना बेऊर जेल से भी 700 कैदियों को जो है वो बेल मिली है। और ऐसे में चूंकि जब पहले से ही राज्य के तमाम जेलों में आवश्यकता से ज्यादा और संख्या से ज्यादा कैदी जो हैं वो बंद है, वहां पर ये एक बड़ी राहत है। और ऐसे में सिर्फ शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में जहां पर ज्यादातर कैदियों को यह राहत हासिल हुई है, वैसे में चोरी, छिनतई, मारपीट जैसे आपराधिक वारदातों के कैदियों को भी बेल हासिल हुई है। जेलों के अंदर कोरोना का संक्रमण न फैले और कोरोना का कोई विस्फोट न हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह कहा गया था कि वैसे अपराध जिनमें 7 साल से कम की सजा हो उसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण आदेश था और इसका असर भी देखने को मिला है। बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल की बात कर ले तो यहाँ 31 मई को कुल मिलाकर 4931 कैदी बंद थे।
लेकिन फिलहाल यहाँ 4229 कैदी बंद है, यानी 702 कैदियों को न्यायालयों द्वारा जमानत मिल गई है। जिन कैदियों को जमानत मिली है उनमें 50% से अधिक कैदी शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद थे। इसके अलावा मारपीट का मामला हो, स्नैचिंग का मामला हो, छिनताई का मामला हो, चोरी का मामला हो, इस मामले में भी कैदियों को बेल मिली है। निश्चित तौर पर इससे राहत की बात है। दूसरे लहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल मुख्यालय की ओर से फुलवारी शरीफ और पटना सिटी जेल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। दोनों जेल अभी क्वारंटाइन सेंटर हैं और फुलवारी शरीफ जेल में पुरुष कैदियों को रखा जाता था जिन्हें जिले के किसी भी थाना इलाके से अपराध में गिरफ्तार किया जाता था। वहीं पटना सिटी जेल में महिला जो बंदी हैं उनको क्वारंटाइन रखा जाता था। हालांकि बेउर जेल में बड़े पैमाने पर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया गया। 97% कैदियों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है जो 18+ एज ग्रुप के हैं, और दूसरा डोज भी अब बेउर जेल के अंदर जो कैदी बंद है उनको दिया जा रहा है। तो जेल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से कई स्टेप लिए हैं कोरोना संक्रमण और कोरोना विस्फोट से कैदियों को बचाने के लिए, जो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर कोडरमा से है, जहां पर दिल्ली रांची एक्सप्रेस एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल आपको बता दें, धनबाद डिवीजन के मानपुर कोडमा सेक्शन पर भूस्खलन हो गया और उसी वक्त यह ट्रेन वहां से गुजर रही थी। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन के दौरान पत्थर गिर गए थे, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आप देख सकते हैं, जिससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया था। यह घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। हादसे में किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह एक बड़ी राहत की खबर है। घटना की सूचना के तुरंत बाद राहत ट्रेन मौके पर पहुंची और रेल कर्मियों ने रेल ट्रैक को साफ किया। फिलहाल रेल खंड पर रेल परिचालन सामान्य हो गया है। और अब बात झारखंड में आज शाम 4 बजे से शुरू हो रहे पूर्ण लॉकडाउन की। तो जी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन जो है वो झारखंड में आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान हाट बाजार हो या फिर दुकानें हो, ये तमाम चीजें बंद रहने वाली हैं। सिर्फ जरूरी सामानों की खरीदारी आप कर पाएंगे, यानी कि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। लेकिन शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये पूर्ण लॉकडाउन लागू है। स्वास्थ्य सेवा, दवा दुकान और टीकाकरण के लिए लोगों को राहत दी गई है, यानी आप यहां पर जा सकते हैं। बेवजह निजी वाहनों को निकालने पर अगर आप इसे लेकर बाहर निकलते हैं तो उस पर रोक है। सिर्फ मालवाहक वाहन को चलने की अनुमति दी गई है और इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी आपको उतनी ही सावधानी बरतनी है। लोगों को पहले से ही लेके रखना पड़ेगा, अभी और क्या कर सकते हैं। कोविड में थोड़ा तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा, थोड़ा प्रिकॉशन के लिए हम लोग को ही सावधानी रखना पड़ेगा। और क्या आप क्या चाहते हैं कि कल भी खुला रहे? नहीं, आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं क्यों चाहूँगा? चाहते तो है, लेकिन अब जो बोल रहे हैं जो नियम है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। हम तो चाहते हैं रोज मिले सबको, लेकिन नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा। हमारी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए ही ना है बनाया हुआ, क्या करेंगे। शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक दुकानों को बंद रखा गया है। कारण यह है कि कोरोना के जो संक्रमण है उसे कम को लेकर के, यानी कुछ इसका प्रभाव कम हो, इसलिए प्रशासन ने, झारखंड सरकार ने यह एहतियात फैसला उठाया है। कैमरामैन सन के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात करते हैं फलों के राजा आम की, जिसका आज की तारीख में झारखंड में खूब नाम हो रहा है। दरअसल खूंटी के महिलाओं ने आम की बागवानी कर एक नया मिसाल कायम किया है और इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक नई पहचान भी बनाई है। आम, आम और बस आम ही आम। इस बगीचे में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आम ही आम दिखेगा। यहां आम की कई वैरायटी मिलेगी। आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा या फिर मल्लिका, सभी तरह के आम यहां मौजूद हैं। खूंटी की जो धरती अति नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर जानी जाती थी,
उसी धरती पर अब आम तैयार हो रहे हैं और ये सब हुआ है खूंटी की महिलाओं की कड़ी मेहनत के बदौलत। तभी तो उन्हें मैंगो दीदी के रूप में नई पहचान मिली है। फायदा तो हो रहा है, तब ना लोग आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। इतना दूर दूर से आ रहे हैं, व्यापारी सब आ रहे हैं, यहीं से ले जा रहे हैं। यहाँ पर पहले गोड़ा और मड़ुआ, वही उड़द सब होता था, जटंगी सब होता था, और उसके अलावा तो और दूसरा खेती होता ही नहीं था। जिस जमीन पर सभी आम की फसल लहलहा रही है, वो जमीन कभी बंजर हुआ करती थी। बस महज कुछ साल के परिश्रम के बाद 20 एकड़ में ये आम का बगीचा बन गया। यहाँ गुफू गांव की नलिनी महिला समिति ने 2000 से ज्यादा आम के पेड़ लगाए हैं। तो बिरसा मुंडा आम बागवानी और मनरेगा के तहत भी आम की बागवानी की गई। आम के बगीचे से महिलाओं को रोजगार मिला तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हुई। हालांकि इस बार आम की फसल ज्यादा होने की वजह से सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस बार पूरा डाउन है, 10 रुपया 12 रुपया करके बेच रहे हैं। किसको? व्यापारी को। पहले तो हम लोग 50 रुपया 60 रुपया बिक्री करते थे। इन साल के बाद बीत गया उस साल। इस बार इतना कम का है, ज्यादा आम है? बहुत ज्यादा फल गया है। खूंटी के आम उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के बाजार तक पहुंच रहे हैं। ये वही खूंटी है जहां दिन के वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। आज आम की मिठास को आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। 7000 एकड़ में इस बार आम की बागवानी की गई है, लेकिन अफसोस कि आम तैयार करने वाले किसानों के पास इसके सही दाम नहीं है, खरीदार नहीं मिल रहे। कौन इसके लिए कसूरवार है और किसान कहां जाएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक